हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई। मैं हूं अब्सा कोमल। अदालत ने शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त दी, लेकिन हुकूमत उन्हें बैरून मुल्क जाने से हर हाल में रोकने के लिए डट गई और उन्हें एयरपोर्ट पर रोक लिया गया और ये कहा गया कि उनका नाम PNIL में है। अब हुकूमत की तरफ से शहबाज शरीफ के खिलाफ एक नया महाज खोलने की तैयारी है। नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने के लिए नैब हेडक्वार्टर्स को खत लिख दिया है और साथ ही नैब ने लाहौर हाई कोर्ट से शहबाज शरीफ को मिलने वाली जमानत के फैसले के खिलाफ भी अपील की तैयारी शुरू कर दी है। सबसे बढ़कर अब हुकूमत ने शरीफ बरादरान के खिलाफ हुदैबिया पेपर्स मिल्स केस दोबारा खोलने का फैसला किया है। ये 1992 से चलने वाला मामला है, जिसका सन 2000 में पहली बार नैब ने रेफरेंस दायर किया, जो शरीफ बरादरान की जिला वतनी से ठप हो गया। ये मामला 2008 में और 2011 में भी उठाया गया, जब 2014 में लाहौर हाई कोर्ट के रेफरी जज ने हुदैबिया पेपर्स मिल्स रेफरेंस ही खारिज कर दिया। फिर नैब ने सितंबर 2017 में इसको चैलेंज किया जाकर अदालत में, और अब आगे आप मामला देखते आ रहे हैं उसके बाद से क्या होता रहा। फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस पर पहले नजरसानी अपील दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 29 अक्टूबर 2018 को वो खारिज कर दी। अब सवाल ये है कि हुकूमत के हाथ कौन से नए शवाहिद आ गए हैं, क्योंकि हुदैबिया पेपर्स मिल से मुतालिक सारी कार्रवाइयाँ इससे पहले हम देखते ही आ रहे हैं कि अब असर नौ तहकीकात की जो हुकूमत बात कर रही है वो किन ग्राउंड्स पर कर रही है, ये जानने के लिए और इस पर कानूनी नुक्ता नज़र और हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को हमने दावत दी है प्रोग्राम में। मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ जानने के लिए मलिक अहमद खान साहब हमारे प्रोग्राम में आज मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए। हम कानूनी नुक्ता और हुकूमत चाह क्या रही है इस मामले से मुतालिक, इस पर ही पहले बात कर लेते हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की तरफ ही जाएंगे। अली ज़फ़र साहब, आप ये बताएगा कि पुराने केस को ओपन किया जाएगा या फिर मुकम्मल तौर पे नई इन्वेस्टिगेशन होगी, क्या चाह रही है हुकूमत? जी देखें, जो एक कानून है वो तो ये कहता है कि इन्वेस्टिगेशन कभी ख़त्म नहीं होती। क्रिमिनल केस में अगर आपको किसी वक्त भी नए एविडेंस मिल जाए, नई शहादत मिल जाए, तो आप उसको खोल सकते हैं दोबारा इन्वेस्टिगेशन को और एक शख्स को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। तो ये कानून चूँकि वाज़ेह है इस सिचुएशन में, अगर इन्वेस्टिगेशन में मज़ीद कोई ऐसे शवाहिद मिल जाते हैं जिसकी वजह से दोबारा से इन्वेस्टिगेशन को मज़ीद आगे ले जाया जा सकता है और प्रोसिक्यूशन की जा सकती है, तो ये कोई भी एजेंसी कर सकती है। ज़रूरी नहीं कि नैब करे, ये FIA भी कर सकती है या एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकती है। और हुकूमत का क्या इरादा है FIA से करवाने का? जी देखिए, हुकूमत तो इसमें फैसला कर लिया है हुकूमत ने कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जाएगी, और मेरा ख्याल है चूँकि नैब ने पहले एक बार रेफरेंस फाइल कर दिया था जो कि सुप्रीम कोर्ट तक उन्हें फिर इजाज़त नहीं थी कि वो उसको रिवाइव करें, तो हो सकता है कि ये FIA ही करे इन्वेस्टिगेशन, लेकिन उस पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं हुकूमत के पास, क्योंकि ये इरादा बड़ा क्लियर है हुकूमत का कि प्रोसिक्यूशन करनी है इस केस में। इस केस को समझा जाता है कि ये मदर ऑफ ऑल केसेस है, मदर ऑफ ऑल करप्शन केसेस है। मलिक अहमद खान साहब को हम अब मौका देते हैं कि वो क्या, उनकी जमात क्या समझती है इसके ऊपर। मलिक साहब, हुकूमत की मुकम्मल तौर पे तैयारी है। अब ये सिर्फ बात शहबाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर जाने देने की तो नहीं लग रही, बल्कि उससे बहुत आगे की लग रही है। एक पूरा महाज खोलने जा रहे हैं हुदैबिया पेपर्स मिल्स केस के नाम पर। तो आप लोगों की नून लीग की तैयारी पूरी है इसका मुकाबला करने के लिए? जी, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बुनियादी तौर पे दो पहलू हैं आपके सवाल के। एक तो ये है कि क्या शहबाज साहब बाहर जा सकते हैं, तो उस पर तो एक पोजीशन जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ी क्लियरली अपने ऑर्डर में लिख दी है। नो, दिस अ मैटर बिटवीन कोर्ट एंड द गवर्नमेंट। प्रॉब्ली मेरा ख्याल है कि ये फ़ैसला शहबाज साहब कर चुके हैं कि वो जैसे ही आफ्टर ईद कोर्ट्स खुलती हैं तो इसमें एक कोई कंटेम्प्ट पिटीशन या जो भी और प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं उनको वो इनिशिएट करेंगे और ये मामला अदालत के सामने रखा जाए।
जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि क्या उनके सफ़र पर कोई पाबंदी है, तो ऐसा जैसे भी मैं और आप बात कर रहे हैं, इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट की एक डीबी की जजमेंट है जो कि लास्ट ईयर 2020 की जजमेंट है, और उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें नैब गई थी अपील लेकर कि इनका नाम दोबारा से ईसीएल में डाला जाए हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़, लाहौर हाई कोर्ट के। तो उन दोनों सूरतों में उनका नाम ईसीएल में तो नहीं है, और 3 प्रोनाउंसमेंट्स हैं कोर्ट की। लेट्स सी कि हुकूमत उनको इस पर कैसे रोकती है। और हुदैबिया के मामले में भी एक वटेवर दे से ये कल से हम सुन रहे हैं, कभी फवाद की स्टेटमेंट, अली साहब ऑब्वियसली एक बड़ी अपनी साउंड लीगल ओपिनियन रखते हैं, वो सिर्फ एक गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से हट के भी एक बड़े मायानाज वकील भी हैं और उनकी राय की एक अहमियत होगी। लेकिन मेरी ओपिनियन में जहाँ पे क्लोजर हो चुका हो, जुडिशल प्रोनाउंसमेंट्स हुई हों, तो वो उनका मैटर इतना सिंपल नहीं होता जैसे आप कह लें कि नई एविडेंस सामने आ गई है तो इसको आप इजीली ब्रश अवे नहीं कर सकेंगे। तो दैट इज़ टू बी सीन नाउ, ये मोर ऑफ अ फैक्ट, इट्स अ लीगल क्वेश्चन। और वो सवाल जो कि अदालतों में तय पा चुके हैं, जिनके जो क्लोजर हो चुकी है लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर में, और फिर जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जस्टिस फाइज ईसा और जस्टिस मुशीर आलम साहब के बेंच ने जो उस पर फैसला दिया हुआ है वो भी हमारे सामने है, जिसमें उन्होंने इसको इसकी एपेलेट जुरिस्डिक्शन में भी इसको कहा कि जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला उसको आप होल्ड किया। तो इन हालात में हुकूमत का ये कहना गालिबन 2 बातों की निशानदेही करता है। नंबर 1 कि जो मुकदमात इन्होंने इससे पहले कायम किए, चाहे वो आशियाना के थे, एसेट्स बियॉन्ड मीन्स के थे, चाहे वो मेट्रोज़ के थे, चाहे वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ के थे, जो 3 साल 4 साल एक पूरी कैंपेन की, उनकी इम्प्रेशन इनको जो पिछली लाहौर हाई कोर्ट की बेल ऑर्डर है उसमें बड़ा क्लियरली लिखा, और नैब ने कंसीड किया कोर्ट के अंदर कि ना शहबाज साहब पे वो किसी किकबैक का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ना किसी प्रोसीड ऑफ क्राइम का इल्ज़ाम है, ना उनके ऊपर कोई करप्ट प्रैक्टिसेस का चार्ज है, ना नैब ने उनको इस चीज़ पे प्रोब किया है, और ना ही कोई ऐसी एविडेंस जो कि एक बिल्कुल टेंटेटिव असेसमेंट, एक बिल्कुल बादियुल नज़र में कोई बहुत डीपर उसकी वो एविडेंस नहीं की जो बेल के ऊपर इजाज़त नहीं होती। तो उसमें भी ये बात वाज़ेह होगी कि नैब ने कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाया कि जिसमें कहो कि ये सारे मीन्स अडॉप्ट करके उन्होंने अपने एसेट्स को इन्हांस किया हो। तो इन हालात में लगता है कि ये हुकूमत अपनी 3.5-4 साल की वो सारी कैंपेन जो पहले चलाती रही शहबाज साहब के ख़िलाफ़, अब फिर दोबारा से वो हुदैबिया की तरफ जा रहे हैं कि चलें ये मामला इस पहलू पर मलिक साहब हम इस पहलू पर पहले हम ये बात कर लें, इस पे हम जरूर अली जफर साहब से जवाब भी लेंगे, पहले लीगल उनसे करें। आपसे मलिक साहब जरूर इस बात का जवाब दीजिए। अली जफर साहब कह रहे हैं कि जब अगर नए एविडेंसेस आ जाएं हुकूमत के पास तो फिर खोला जा सकता है। तो हुकूमत के पास इतने तगड़े, उनके कॉन्फिडेंस से लगता है कि इतने तगड़े एविडेंसेस मौजूद हैं कि नए सिरे से हुदैबिया पेपर्स मिल्स केस खुलेगा और पहले जो गलतियां हुई उनको नहीं दोहराया जाए और बड़ी मजबूती से केस को चलाया जाए। तो इस बात का इदराक है नून लीग को? जी देखिए, मैं डिफ़र करता हूँ अली साहब के साथ कि ये अगर ऐसा केस हो कि जिसकी कोई पहले जुडिशल प्रोनाउंसमेंट्स ना हो, तो फिर तो ये ऐसे ही है ना कि ये हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किसी एक थानेदार को ज़्यादा अथॉरिटी देना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली उसके इख्तियारात जो भी आईओ होगा, चाहे ये FIA से कराएं या किसी और से कराएं, जितना भी मामला तफ्तीश का होगा तो CRPC के ताबे। और उसमें फिर ये सजेस्ट कर रही है गवर्नमेंट, या अगर अली साहब ये कह रहे हैं कि ये उन जुडिशल प्रोनाउंसमेंट से हट के कोई और बात हो सकती है और एक नई तफ्तीश, उसमें वो सारे पहलू जो पहले थे उनको देखना पड़ेगा कि वो अदालती फैसले क्या है और उस केस का जो क्लोजर हो चुका है उसके बाद उसकी क्या सूरत हाल होगी। हुकूमत ऐसे मेरे अंदाजे में गवर्नमेंट को इस पर मज़ीद हजीमत उठानी पड़ेगी, और ये सिर्फ उनकी एक पॉलिटिकल रीजनिंग है। वो किसी तरह से भी अपनी मुंतकिम मजाजी को कायम रखने के लिए इमरान खान की, देखे ना ये सऊदी अरब से वापस आए, आके बात करते बताते कि इनके इस फॉरेन विज़िट, वो उस पर कोई बात नहीं की। आके बात करते कि जो इस वक्त कोविड की सूरत, कोई बात नहीं की। आके बात करते कि महंगा रमज़ानुल मुबारक में आज जो चिकन के मीट की प्राइस है डबल द प्राइस है 400, उस पर किसी बात करते। प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए एक बहुत जरूरी मसला है, इसलिए वो इसको इम्पोर्टेंस देते हैं। देखिए, मैं ये प्राइम मिनिस्टर या तो किसी चीज़ को प्रूव कर पाए ना, या प्राइम मिनिस्टर अपनी किसी एक एक्टिविटी के नतीजे में शहबाज साहब को किसी अदालती स्क्रूटनी के नतीजे में किसी सज़ा का मुस्तहिक ठहरवा लें, ये भी नहीं हो पा रहा। ब्रेक की तरफ जाते हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हम इसके सियासी जो साइड है, इसकी मलिक साहब निशानदेही कर रहे थे, उसकी तरफ भी जाएंगे, उस पर भी सवालात करेंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं।
बात खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं हुकूमत की तरफ से हुदैबिया पेपर्स मिल्स केस की दोबारा तहकीकात की बात की जा रही है। इसी मामले पर बैरिस्टर अली जफ़र साहब और मलिक अहमद खान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, मलिक साहब भी कह रहे थे कि आप इसके कानूनी नुक्ते पे आप भी बात करें। एक तो ये आप क्लियर कर दें, आप ये तो बता चुके हैं कि क्रिमिनल जो केसेस होते हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन उसको दोबारा खोला जा सकता है, लेकिन वो कह रहे हैं क्लोजर हो चुका केस का, तो उसके बाद कैसे क्या तरीकाकार होगा। और फिर साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ एक सियासी सवाल भी, क्योंकि अब मौक़िफ़ के नून लीग अपना रही है कि हुकूमत को साफ़ पानी, आशियाना, लाहौर, मुल्तान मेट्रो, मनी लॉन्ड्रिंग, शुगर मिल्स वगैरह वगैरह के अंदर तो आप लोग कुछ नहीं कर सके, इसलिए इतना पुराना केस हुदैबिया केस खोलने की बात की जा रही है। जी देखें, दो किस्म की ऑब्जेक्शंस आ रही हैं जब से अनाउंस किया है फवाद चौधरी साहब ने कि हम हुदैबिया का केस हुकूमत दोबारा खोलने जा रही है या उसको री इन्वेस्टिगेट करने जा रही है। एक तो ये मौक़िफ़ लिया जा रहा है कि जो दूसरे केसेस हैं, इसका मतलब ये है कि चूँकि हुदैबिया की तरफ वो जा रहे हैं, इसलिए जो दूसरे केसेस हैं उसमें कोई जान नहीं। ये मौक़िफ़ मेरा ख्याल है बिल्कुल गलत है। हर केस अपनी नौयत का है, हर केस ने चलना है। हुदैबिया केस सबसे पहला केस था, बाकी केस अपने अपनी हक़ाइक़ पे बेस्ड हैं और वो चलेंगे ज़रूर और उसको एंड तक लेके जाया जाएगा। लेकिन हुदैबिया का केस ख़त्म कर दिया गया था, नैब की रेफरेंस जब ख़त्म की गई थी हाई कोर्ट से और उसकी अपील जो की थी सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था वो अपील टाइम बार्ड है, वो बहुत देर बाद फाइल की गई है, इसलिए वो लिमिटेशन के पॉइंट पे उड़ा दी गई थी अपील। तो ये बात दुरुस्त है कि ये वाला पॉइंट कि क्या उन जजमेंट्स का क्या असर होगा इस नई इन्वेस्टिगेशन पे, ये देखने की ज़रूरत है। इस पे डिबेट ज़रूर हो सकती है, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि अगर कोई नए एविडेंस मिल जाता है, नए शवाहिद मिलते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन या री इन्वेस्टिगेशन करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वो शवाहिद नहीं मिलते, अगर कोई एविडेंस नहीं मिलता, तो हो सकता है कि ये जो जजमेंट्स हैं उनकी फिर तशरीह करने की ज़रूरत पड़े और उनको देखा जाएगा कि क्या उनका असर है। लेकिन ये बात कहना कि आप इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर सकते, आपके पास नए जो एविडेंस हैं वो आप लाने की आपके पास गुंजाइश ही नहीं, ये मेरा ख्याल है कानून में इसकी इजाज़त है बिल्कुल। बेशक इन्वेस्टिगेशन एक ख़त्म हो गई हो, बेशक अदालत ने कह दिया हो कि वो वाली इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी या उसको ख़त्म कर दिया गया हो, लेकिन अगर नया एविडेंस मिल जाए तो किसी वक्त भी आप उसको री इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन करने में मेरा ख्याल है कोई रुकावट नहीं है। हाँ, अगर कोई नया एविडेंस नहीं मिलता तो फिर तशरीह की बात होगी कि वो जो पहले जजमेंट्स थी उनका क्या असर होता है, क्या कोई और अदारा दोबारा से रेफरेंस या कोई FIR फाइल कर सकता है या नहीं, ये फिर अलग एक बात है। लेकिन बैरिस्टर साहब, फिर दोबारा ये सवाल तो उठता है कि ठोस शवाहिद पे इतना कॉन्फिडेंट जो बयानात फवाद साहब के और शहजाद साहब के आए हैं, पहले जो मौजूद था इस सारे केस के अंदर वो इसहाक डार साहब का एक मुबैना एतराफ़ी बयान ही था, जिसके बारे में बाद में कहा गया कि दबाव में उनसे लिया गया है। तो आपको लगता है कि इस वक्त हुकूमत इतनी जो पॉजिटिव है, कोई इस तरह के ठोस शवाहिद हैं? मैं दोबारा आपसे पूछूंगी कि हुकूमत को खिफत का सामना ना करना पड़े अदालत के सामने एक बार फिर। जी देखें, बड़े कॉन्फिडेंटली ये फैसला किया गया है कि इसमें ऐसे शवाहिद हैं जिसकी वजह से ये री इन्वेस्टिगेशन खोली जा सकती है। ठीक है। तो यकीनी तौर पे ये एविडेंस आएगा और आप देखेंगे, अगर नहीं आया तो फिर डिबेट हम कर सकते हैं जो मौक़िफ़ मलिक साहब ने भी लिया और जो बाकी लोग भी कह रहे हैं कि उन जजमेंट्स का क्या असर होगा। लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से हुकूमत ने ये फैसला किया है, और उसकी वजह भी एक बड़ी है, बहुत अहम वजह यह है कि अभी रिसेंटली जो हाई कोर्ट है उन्होंने फैसला किया है कि ब्लैक लिस्ट से शहबाज शरीफ को हटा देना है, और शहबाज शरीफ साहब अगर बाहर चले गए तो ये एक बड़ा अंदेशा है और बड़ा जायज़ अंदेशा है कि वो वापस नहीं आएंगे। और उसकी वजह यह है कि उन्होंने एक पहले अंडरटेकिंग दी थी, नवाज शरीफ साहब जब बाहर जा रहे थे तो एक अंडरटेकिंग शहबाज शरीफ साहब ने दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं गारंटी करता हूं उनकी वापसी का। तो जब उनकी वो गारंटी एक बार फॉल्स हो गई, उसको गलत साबित हो गई, उस पे ये कहा जा सकता है कि वो उन्होंने गलत बयानी से अंडरटेकिंग दी, तो फिर उनके ऊपर ये
इतमाद करना कि वो एक बार बाहर चले गए तो वापस आ जाएंगे, वो एक जायज मलिक साहब से पूछ लेते नहीं आएंगे। मलिक साहब, हालांकि वैसे अली जफर साहब, शहबाज शरीफ साहब ने रिटर्न टिकट करवाया हुआ था। मलिक साहब, क्यों ये अंदेशा है हुकूमत को कि शहबाज साहब जो गारंटर है नवाज शरीफ साहब के, वो चले गए तो वो वापस नहीं आएंगे? जी अब सर देखिए, चार इसमें नुकात हैं जिन पर अली साहब ने भी बात की। पहला कि शहबाज साहब की जो गारंटी है, वो जो एफिडेविट हमने लाहौर हाई कोर्ट में दिया था, उसकी वर्डिंग बड़ी क्लियर है और उसमें बड़ा क्लियरली ये लिखा कि डॉक्टर्स की एडवाइस पे जब डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे वी विल इंश्योर कि शहबाज साहब वापस आए। हमने, क्योंकि कोर्ट का फैसला ये था कि फ़र्दर कम्युनिकेशन आपकी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ होगी, ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था और वो अपने कवानीन के मुताबिक ये इख्तियार रखती है हुकूमत पंजाब कि उनकी बेल को वो आगे मज़ीद वक्त दे सकते हैं कि वो रहें जब तक इलाज के लिए वो बाहर रहते हैं, उनको जेल में रहना चाहिए या ज़ेर इलाज कहीं बाहर रहना चाहिए। तो उस पर जब हमने गवर्नमेंट से कम्युनिकेट किया तो ओपिनियन ऑफ मेडिकल जो थी, हमारे डॉक्टर्स की जो ओपिनियन थी उसमें और जो बोर्ड था उनके अंदर इख्तलाफ आने लगा। बोर्ड ने कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स की कि ये जो एग्जामिनेशंस हैं, जो मेडिकल टेस्ट्स हैं, इनकी बेसिस पर आप हमें रिपोर्ट्स दें। जो इंग्लैंड में डॉक्टर्स थे उनका ख्याल था कि भी उनकी हमें क्लिनिकल असेसमेंट्स की बेस पे स्टेबिलिटी के लिए रिक्वायर्ड है और उनको भी हम किसी ऐसे रेडिएटिव स्कैनिंग से नहीं गुजार सकते क्योंकि उनकी क्रोम स्टंटिंग उनकी हार्ट की हुई है, बड़े प्रोसीजर्स हुए हैं। तो इस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे वो बात टूट गई और वो जो हम रिपोर्ट्स पे इनको सबमिट कर रहे थे उनको गवर्नमेंट एडमिट। तो शहबाज साहब की जो श्योरिटी थी दैट स्टूड ऑन 2 काउंट्स। पहला ये था कि जब भी डॉक्टर्स एडवाइस करेंगे वो वापस लेकर आएंगे और दूसरा वो पीरियोडिक रिपोर्ट्स जमा करवाते रहेंगे। हम अंडर प्रोटेस्ट अपनी वो रिपोर्ट्स आज भी गवर्नमेंट को दे देते हैं, हुकूमत उनको तस्लीम नहीं करती और कहती है कि वो नताइज जिन एग्जामिनेशंस का हम आपसे कह रहे हैं वो नताइज हमें दिए जाएँ, तो जो वहाँ पे वो डॉक्टर्स नहीं करें। उसके बाद फिर कोरोना आ गया, कोरोना के बाद एक सारी सूरत हाल आपके सामने है। दूसरा नुक्ता जो अली साहब कह रहे हैं, ये आपकी इजाजत से मलिक साहब, दूसरा नुक्ता अगर ब्रेक के बाद हम ले लें, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। हम आपसे भी पूछना चाहते हैं कि सिर्फ आप तो सेहत का मामला बयान कर रहे हैं, लेकिन कयास आराइयां और भी तरह की बहुत सारी हो रही हैं, कोई पॉलिसी चेंज, लंदन प्लान के बारे में, ऐसा भी कुछ है या नहीं? बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। मलिक साहब, ब्रेक से पहले आप जो दूसरा नुक्ता बयान करना चाहते थे वो भी कीजिए और दूसरा हमें बताइए कि इन कयास आराइयों में कितना वजन है कि कोई लंदन प्लान बनने जा रहा है, क्योंकि जो ऑब्जर्व करने वाले हैं उनको हुकूमत की बुखलाहट से तो कुछ इसी तरह अंदाजा हो रहा है। ये अफसर देखें, जो आपके सवाल का पहला हिस्सा है उसमें मैं आपकी इजाज़त से जस्ट एक शॉर्ट मिनट में लंबी बात नहीं करूँगा। इस हुदैबिया के मामले पे एक तो बड़ी एग्जॉस्टिव आर्गूमेंट जो थी वो पनामा प्रोसीडिंग्स के दौरान भी हुई। उसमें ये बात एक जो दिन आसिफ सईद खान खोसा ने गालिबन, इफ़ आई रिमेंबर राइटली, तो उस वक़्त ये नुक्ता ज़ेर बहस था। उन्होंने दिन चेयरमैन नैब से पूछा कि आप इस फैसले के ख़िलाफ़ एपलेट जुरिस्डिक्शन में क्यों नहीं गए। उस पर उनकी एक अपनी राय थी जिस पर बेंच ने उन्हें एक प्रॉपर ग्रिल किया और उनको सब्जेक्ट टू सर्टन रिमार्क्स भी किया। लेकिन एनीवेज उसके आखिर में जाके कोर्ट ने ये कहा, उसमें री इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं हुई। उसमें उन्होंने कहा कि ठीक है, क्योंकि ये इट अमाउंट्स टू क्लोजर जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है और क्वेशमेंट प्रोसीडिंग्स में अगर एक इन्वेस्टिगेशन क्वेश हो जाए तो हम क्या ये गवर्नमेंट सजेस्ट कर रही है कि उस क्वेशमेंट के ऑर्डर्स के अगेंस्ट जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी अपहोल्ड हो चुका है और एक और सिमिलर नेचर की प्रोसीडिंग्स में जिसमें वो सारे करप्शन के एलिगेशंस ऑलमोस्ट प्रोब हो रहे थे, जिस पे जेआईटी तश्कील पा रही थी, जेआईटी की इन्वेस्टिगेशन में ये सारी बातें ज़ेर बहस आई, तो नए एविडेंस आने की बात तो डिफरेंट इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीडिंग्स के दौरान रही और पनामा केसेस का जो बाद में सारा मुद्दा था उसको उसके साथ लिंक करने की भी कोशिश की गई। तो वी फेल टू अंडरस्टैंड कि वो जो सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की जजमेंट्स, कोर्ट्स की ऑब्जर्वेशंस, उनको गवर्नमेंट कैसे कैटर करेगी। बहरहाल वी लीव इट टू देम, ये उनका फैसला है, वो कैसे करते हैं। वी नो आवर लीगल राइट्स, वी कैन प्रोटेक्ट देम। हमें इस केस की उस वक्त भी हैसियत का पता था, आज भी पता है। जिस तरह के बाकी मुकदमात की हम कह रहे थे कि कोई प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं है, तो उस वक्त भी जनरल मुशर्रफ की एक मिलिशियस कैंपेन थी, आज उसी की कंटिन्यूटी है। बहरहाल एनीवेज वी विल सी टू इट कि वो क्या होता है। जहाँ तक ये कि जी कोई लंदन प्लान है क्या नहीं है, देखिए मैं विद अटमोस्ट ऑनेस्टी आपको ये बता सकता हूँ कि शहबाज साहब की मेडिकल कंडीशंस पे हम बड़े तशवीश का शिकार रहे। जब वो जेल में थे
उनकी चेंजेस भी आई, गो बाद में डिक्लेयर हुई कि वो बेनाइन है, बट वी ऑल नो दैट इज़ अ कैंसर सर्वाइवर। उनको अनमोल उनके रेडिएटिव टेस्ट्स के लिए लेकर जाया गया। मैंने वो आई हैपन टू सी दोज रिपोर्ट्स। मेरी उन डॉक्टर्स के साथ भी बात हुई, तो फैमिली को और पार्टी को बड़ा सीरियस कंसर्न था उनके लिए। तो जैसे ही ये अल्लाह का शुक्र हुआ कि अदालत में एक ज़मानत मिली, और उस ज़मानत के बाद हमारा सबका ये ख्याल था कि उनका पहला काम, क्योंकि हर साल वो अपनी उस इन्वेस्टिगेशन से गुजरते हैं जो कि उनकी कैंसर के इलाज के मुतल्लिक हैं, तो उनको फौरी जाके पहले उसको चेक करवाना चाहिए। तो इस नज़र से हम कोर्ट के पास गए, अदालत ने इजाज़त दी। आपके ख्याल में प्योरली हेल्थ के इश्यूज के ऊपर बेस था ये। अली ज़फ़र साहब, ठीक है जी। अली ज़फ़र साहब, आपकी जो जमात है, जो हुकूमत है, उनकी तरफ से अदलिया के ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां शहबाज शरीफ साहब को ना जाने देने पर नून लीग कह रही है कि आप लोगों ने तौहीन अदालत की है, दूसरी तरफ ये हुदैबिया के ऊपर बात करते हुए फवाद साहब ने एक बात की, इस पे हम आपका कमेंट चाहेंगे। उन्होंने कहा कि इस मुकदमे में अब कुछ नए हकायक भी सामने आए हैं जिन पर नई तफ्तीश का फैसला किया है, और उम्मीद है अदलिया उन जजों पर भी कार्रवाई करेगी जिन्होंने शरीफ फैमिली की मुआवनत की। इंसाफ का तकाजा है कि तमाम इदारे अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान का मुस्तकबिल कानून की हुक्मरानी से वाबस्ता है। तो ये फवाद साहब किन जजेस की तरफ इशारा दे रहे हैं? मतलब ये तो आपको सवाल उनसे पूछना चाहिए, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता दूं आपको कि जो फैसला अभी किया गया है कि ब्लैक लिस्ट से हटाया जाएगा, मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में, और ये मेरा ख्याल है शायद मंडे या ट्यूसडे को ही हो जाए जब ये छुट्टियां ईद की ख़त्म होती हैं, तो जो अपील है इसकी सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट इसकी जल्द से जल्द, क्योंकि ये बड़ा अहम मामला है, इसका एक फैसला करेगा। तो ये अल्टीमेट फैसला इस सारे मामले का कि भेजना है कि नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। और मुझे लगता ये है कि अभी शायद शहबाज शरीफ साहब जो थे वो ECL पे नहीं थे, वो ब्लैक लिस्ट भी नहीं थे, बल्कि उनको एक तरह से प्रोबेशनरी लिस्ट पे रखा हुआ था, लेकिन अब हो सकता है उनको ECL पे डालना पड़े, क्योंकि उन्होंने अपना इरादा अब दिखा दिया है कि वो किसी ना किसी तरह बाहर जाना चाहते हैं। तो इसलिए ये अल्टीमेट फैसला इस सारे मामले का सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। और जिस तरह मलिक साहब ने भी बताया, अगर ये इन्वेस्टिगेशन में नए एविडेंस आता है, नई शहादत आती है, तो हो सकता है कि वो मामला भी अल्टीमेटली अदालत में ही वापस जाए और अदालत ही फैसला करे। हुकूमत का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि अल्टीमेटली जो भी फैसला होगा, चाहे हाई कोर्ट का हो, चाहे अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट का हो, वो फैसला तो ऑब्वियसली हर एक को मानना है, यही आइन हमारा कहता है। लेकिन आप डिबेट कर सकते हैं कि कौन सा फैसला गलत है, कौन सा सही नहीं है, और वो डिबेट सुप्रीम कोर्ट ने इसी हुदैबिया केस में भी, बल्कि जब वो उसका डिस्कशंस हो रही थी उस हुदैबिया केस की, तो सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी पैराग्राफ में बड़ा क्लियरली कहा था कि आप जजमेंट एक बार आ जाए तो जजमेंट के ऊपर आप हर किस्म का तबसरा कर सकते हैं। और यही हमने देखा है, यही आज़ादी है आइन में, जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो फंडामेंटल राइट्स दी गई हैं, वो यही कहती हैं कि आप हर किस्म की डिबेट कर सकते हैं। तो इसलिए ये देखना, फवाद साहब की क्या स्टेटमेंट थी, वो उन्होंने क्या उसमें उनके मायने थे, वो उनसे ही पूछिए। लेकिन जरूर नहीं, वो उनसे जरूर पूछेंगे। अली ज़फ़र साहब, मुझे कतर जामी की माजरत आपसे, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एक बात कर रहे हैं, आप भी यहाँ हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम आपसे चलें, आप उस पर वो ना करें, लेकिन आप एक लीगल बाल करती हूँ, उस पर आप लीगली अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। क्या जजेस को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होता कि उनके जो फैसले होते हैं उन पर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती? क्योंकि इससे पहले बड़े बड़े फैसले हमारी अदलिया की तरफ से सामने, जिनमें से एक रेकोडेक का केस है, जिस पर आज तक जुर्माने पाकिस्तान पर लग रहे हैं। पाकिस्तान की बैरून मुल्क जो जायदादें हैं उनको गिरवी रखवाया गया था, उसके ऊपर वो सब देख रहे हैं। तो जजेस के ऊपर ये सवाल उठाया जा सकता है? देखें, कानून इसमें बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर जज साहिबान की जजमेंट आ जाए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हो, चाहे वो हाई कोर्ट की जजमेंट हो, आप जजमेंट पे भरपूर तनकीद कर सकते हैं। आप जजमेंट को कह सकते हैं कि वो कानूनन गलत है, और आप उस पर जो भी आपने बहस करनी है आप कर सकते हैं, इसमें कोई मानियत नहीं है। लेकिन आप जज के पर्सन पे आप किसी किस्म का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, ना आप जज के खिलाफ कोई ऐसा एक्शन ले सकते हैं अगर किसी जज ने कोई फैसला गलत दिया है
तो वो उसका फैसला है, वो उसके पर्सन से ताल्लुक नहीं होता। आप, जैसा मैंने कहा, जजमेंट पे आप डिबेट कर सकते हैं, उसके खिलाफ अपील भी कर सकते हैं, लेकिन आप जज को किसी तनकीद का निशाना नहीं बना सकते जजमेंट पे। हाँ, अगर जज की, कोई भी जज हो, अगर उसकी बारे में कोई पता चल जाए कि उसने कोई करप्शन की है या उसने कोई ऐसी मिसकॉन्डक्ट किया है जो कि उनको रिमूव किया जा सकता है, तो फिर उसका तरीकेकार यही है कि आप रेफरेंस फाइल करते हैं और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है। तो ये इस लीगल फ्रेमवर्क में रह के हम बात कर सकते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि अल्टीमेटली फैसले इस सारे मामले के भी कोर्ट्स ने ही करने हैं। जो कोर्ट फैसला करेगा अल्टीमेटली हुकूमत को वो मंजूर होगा। मलिक साहब, आखिर में आपका एक कमेंट वो ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब का एक पूरा नैरेटिव था कि जो लोग चोर हैं, जिन्होंने चोरी की, अवाम के पैसे की, उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। अब अगर दूसरे केसेस में कुछ कमजोरियां सामने आई, अगर वो कर रहे हैं तो ये उनको हक हासिल है। आप लोग क्यों तनकीद करते हैं इस चीज़ पे? ये देखिए, मेरी तनकीद की वजूहात हैं जी। मैं ये कहता हूँ कि मेरी डिग्निटी वायलेट करने का गवर्नमेंट के पास राइट नहीं है। देखिए ना, जो जुडिशल प्रोनाउंसमेंट आ रही है उसके नतीजे में ये साबित हो रहा है कि जो हुकूमत का मौक़िफ़ था वो गलत है, और वो अभी टेंटेटिव स्टेज पे ये साबित हो रहा है। जब उसको डीपली आपने कोर्ट के अंदर एविडेंसेस पे जाके, जैसे फॉर एग्जांपल इसहाक डार साहब के एविडेंस की वो आपने बात की, वो सेक्शन 164 के उनके स्टेटमेंट की। अली साहब आपके पास बैठे हैं, आई कैन टेक दिस एडवांटेज टू से दैट कि उनके बैठे उनसे ज़्यादा माहिर राय और कोई नहीं होगी कि कैसे मुमकिन है कि जिसके खिलाफ आप दे रहे हो उसके साथ कन्फ्रंट ना करें और बयान आप ले लें 164 का जाके। ये कभी ऐसे होते हैं? कभी कोई लॉ परमिट करता है? क्या वो स्टेटमेंट विल स्टैंड इन द आइज ऑफ लॉ इवन फॉर अ सिंगल सेकेंड? कहीं रुक सकती है वो? ये रोज़ हम अदालतों में करते हैं, डेली हमारी ये प्रैक्टिस है कि मेरे खिलाफ किसी ने 164 का बयान देना है, मैं मौजूद नहीं हूँ और वो कन्फ्रंट भी नहीं होता और उसको बतौर शहादत तस्लीम कर लिया जाए। ये मुमकिन नहीं है। जो यानी अभी लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसमें उसने उस फैसले ने 4 जजेस का फैसला है, एक जज का फैसला नहीं है। एक ही बात 4 जजेस ने बार बार कही है कि कोई प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं है, कोई किकबैक नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, कोई उनके ऊपर ऐसे चार्जेस नैब ने प्रोब तक नहीं किए। और किया क्या है नैब ने कि अगर उनकी जितनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं 10 साल की, वो एक बड़ा इंडस्ट्रियल हाउस है, उनका अरबों रुपए का कारोबार है, उनके सारे कारोबार की स्टेटमेंट्स को उठा के कहा कि जी ये इनकी टीटीज के चार्ज है और ये इनके ऊपर 10 अरब रुपए का इल्ज़ाम है। दिस इज़ व्हाट द केस है। इसके अलावा तो केस ही कोई नहीं। हम तो ढूंढ रहे हैं, हमें बताएं कि भाई हमारा जुर्म क्या है, किस चीज़ की सजा है, हमें बता तो दें। जी जी जी, इस पे कमेंट करना चाहेंगे अली जफर साहब आप? जी देखें, वो अभी तो टेंटेटिव स्टेज है इस केस में। जो यहाँ तक मुझे इल्म है कोई 100 से ज़्यादा एविडेंस के जो शहादतें हैं लोगों की वो आनी है। ट्रायल अभी चलना है। ट्रायल में ये सारी बातें पता चलेंगी कि कितना इस केस में जान है, कितना केस में जान नहीं है। अभी फिलहाल तो एक बेल स्टेज पे हाई कोर्ट ने ये ज़रूर कहा है, बेल देते हुए एक टेंटेटिव असेसमेंट होती है कि इस केस में फर्दर इंक्वायरी होने की ज़रूरत है। फर्दर इंक्वायरी का मतलब कि मज़ीद अभी इसमें ट्रायल में शहादत आएगी तो पता चलेगा, इसलिए बेल स्टेज पे अमूमन बेल दे दी जाती है इस पॉइंट पे। तो ये अभी इस जजमेंट के बेसिस पे अभी आप कोई फैसला नहीं कर सकते। ज़रूर जब शहादत आएगी उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन होगी, डिफेंस जब आएगी अपनी शहादत लेके आएगी तो फिर हम बात कर सकेंगे कि इस केस में कितनी जान है कितनी नहीं है। अभी तो चूंकि रेफरेंस फाइल हो गया है, आने वाला वक्त ही बताएगा। जी, सेनेटर बैरिस्टर अली जफर साहब और मलिक अहमद, आप दोनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। नाज़रीन, जो गुफ्तगू हमने सुनी उसी से यही अंदाजा होता है कि एक तरफ हुकूमत नए एविडेंसेस के साथ, ठोस शवाहिद के साथ एक बार फिर से हुदैबिया केस के ऊपर जो है वो तैयार बैठी है। दूसरी तरफ नून लीग भी अदालत में मुकाबला करने के लिए तैयार है, जैसे मलिक अहमद खान साहब बात कर रहे थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद वापस आएंगे तो एक बहुत अहम मामला है, उस पर हम बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करते हैं भारत में पेश आए एक वाक़े की, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंस है उसकी इंसानियत के हवाले से।
ये वाकया 5 मई को भारत की रियासत महाराष्ट्र में सामने आया, जब 2 अफराद के कब्जे से 7 किलो से ज्यादा नेचुरल यूरेनियम बरामद किया गया। इस वाकये ने इस इंतहाई हसास रेडियो एक्टिव मवाद पर रियासती कंट्रोल के हवाले से बहुत सारे सवालात को जन्म दे दिया है और पाकिस्तान ने बराह रास्त जो है इस मामले के ऊपर तशवीश का इजहार भी किया और मुतालबा किया है कि भारतीय हुकाम मामले की जामे तहकीकात कराएं कि भारी मिकदार में एटमी मवाद रियासती कंट्रोल से बाहर कैसे गया। माहिरीन के मुताबिक दहशतगर्द हसास ताबकारी मवाद को किसी भी रिवायती हथियार से जोड़कर बॉम्ब बना सकते हैं, इसको डर्टी बॉम्ब कहा जाता है और इससे बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। भारत में यूरेनियम आम लोगों और स्मगलर्स के हाथ लगने या पकड़े जाने का ये कोई पहला वाकया नहीं है। रवा बरस मार्च में नेपाल में एक शख्स से 2.5 किलो यूरेनियम पकड़ा गया और वो भारत से स्मगल किया गया था। 2016 में भी 2 अफराद के कब्जे से 8 किलोग्राम खाम यूरेनियम बरामद किया गया। एक भारतीय पार्लिमानी रिपोर्ट का हम हवाला आपको देते हैं, जिसके मुताबिक 1995 से 1998 के दरमियान हिंदुस्तानी एटमी तवानाई के प्लांट्स में 147 हादसात या सिक्योरिटी से मुतालिक वाकयात रिपोर्ट हुए। इन वाकयात में से 28 जो थे वो शदीद नौयत के थे, लेकिन भारत फिर भी ऐसे वाकयात पर कंट्रोल में नाकाम दिखाई देता है, जो खुद भारतीय अवाम के लिए भी एक इंतहाई तशवीश की बात है। और इसके अलावा भी जो हाई पावर न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इस्तेमाल होने वाले 21 करोड़ रुपए का यूरेनियम का भारतीय हुकूमती गिरफ्त से बाहर निकलना एक बहुत सारे सवालात नेशनली इंटरनेशनली हर नौयत के उठाता है। अब हम आप आखिर में जो बात करना चाहते हैं वो ये है कि अगर पाकिस्तान में खुदा न खास्ता इस किस्म की कोई चीज़ होती तो पूरी दुनिया इसके ऊपर हेडलाइंस बना रही होती और रिएक्ट कर रही होती। भारतीय में खामोश होना तो एक चीज़ है, लेकिन इंटरनेशनली, खासतौर पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और दीगर आलमी इदारे इस मामले पर क्या नोटिस लेंगे, ये आने वाला वक्त ही हमें बताएगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।